हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। लेसन 8 चल रहा है। लेसन 8 चल रहा है और आज है इसमें प्रणालियाँ। क्या है इसमें आज? प्रणालियाँ। लेसन 8 है। लेसन में डाल देते हैं हम, लेसन डाला नहीं है, छूट गया था। लेसन 8 और श्लोक यानी कि काव्य की प्रणालियाँ। श्लोक का मतलब काव्य, इसकी प्रणालियाँ। संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों पर भी विचार करना जरूरी है। शिक्षा शास्त्रियों ने कविता पठन की कुछ प्रणालियों पर बड़े विस्तार से विचार किया है। कुछ प्रणालियों का वर्णन हम कर रहे हैं। पहली प्रणाली है परंपरागत प्रणाली। जैसे ये 8 प्रणाली होती हैं, तो पहली है परंपरागत प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? परंपरागत। परंपरागत प्रणाली में होता क्या है? इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों को खड़ा करके श्लोक पढ़वा लेते हैं और श्लोक के शब्दों का अर्थ बताकर पूरे श्लोकों का अर्थ स्वयं कह जाते हैं। यह प्रणाली नीरस होती है और इससे कविता की शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। इस प्रणाली में कविता का पढ़ना गद्य के पढ़ाने के समान ही हो जाता है। इससे कविता सौंदर्य का उन्हें बोध नहीं हो पाता है। यह प्रणाली मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, अतः इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। नंबर 2, गीत तथा नाट्य प्रणाली। कौन सी? गीत तथा नाट्य प्रणाली। ये नंबर 2 है, गीत तथा नाट्य प्रणाली। ये प्रणाली प्रारंभिक स्तर तक के छात्रों को पढ़ाने के काम आ जाती है। इसमें संगीत तत्व ही मुख्य होता है। इसका उद्देश्य बालकों को लय, ताल आदि से परिचित कराना होता है। इसमें कविता की भाषा सरल हो जाती है, जिसे छात्र कंठस्थ कर लेते हैं, यानी कंठस्थ करना याद कर लेते हैं। संस्कृत भाषाओं में कक्षाओं के लिए उपयुक्त बाल गीत एवं अभिनय गीत बहुत कम उपलब्ध है, अतः इस प्रणाली के उपयोग करने का संस्कृत शिक्षक को बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। तीसरी है व्याख्या प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? तीसरी, व्याख्या। व्याख्या प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। व्याख्या प्रणाली में शिक्षक श्लोक के एक एक पद का अर्थ करता है और साथ में रचना शैली, कवि के जीवन वर्णन, कवि के उद्देश्य, कविता की परिस्थिति आदि की व्याख्या करता है। परंपरागत प्रणाली में शब्दार्थ का महत्व दिया जाता है, जबकि व्याख्या प्रणाली में भावार्थ महत्वपूर्ण है। यदि श्लोक का संबंध ऐतिहासिक घटना से होता है तो व्याख्या प्रणाली में उस घटना की भी व्याख्या कर दी जाती है। व्याख्या प्रणाली में एक एक पद का भावार्थ स्पष्ट कर दिया जाता है और संपूर्ण श्लोक के पीछे जो प्रसंग अंतकथा या दर्शन में छिपा रहता है उसकी भी व्याख्या कर दी जाती है। तीसरा है दंडान्वय प्रणाली। दंडान्वय, श्लोक के अर्थ को मातृभाषा में अच्छी तरह समझने के लिए श्लोक के मुख्य वाक्य को ढूंढना और उसके अनुसार कर्ता, कर्म तथा क्रिया का पता लगाना जरूरी है। इसे दंडान्वय कहते हैं। इसमें पदार्थ का अन्वय किया जाता है। अन्वय करते समय शब्दों में विशेषात्मक रूप में रखा जाता है। जैसे मातेव को माता के लिए लिखेंगे, शिक्षक मातृभाषा के में प्रश्न करता है और छात्र उत्तर देते हुए शब्दों का कर्म निर्धारित करते हैं। जैसे कर्ता कौन है, कर्म क्या है, इसमें क्रिया कौन सी है आदि। नंबर 5 है खंडान्वय प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? खंडान्वय। खंडान्वय, खंडान्वय प्रणाली नंबर 5 जो है। खंडान्वय की भांति खंडान्वय में भी सबसे पहले श्लोक में प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। जब प्रधान वाक्य ढूंढ लिया जाता है तो उपयुक्त प्रश्नों एवं उत्तरों द्वारा वाक्य के शेष अंश का ज्ञान किया जाता है।
वाक्य के शेष अंश के ज्ञान के लिए प्रणाली में उपयुक्त प्रश्नों द्वारा कर्ता, क्रियाक्रम, विश्लेषण, अव्यय आदि प्रयोग किए जाते हैं, किंतु ये प्रश्न दंडान्वय प्रणाली से सर्वथा भिन्न होती है। नंबर 6, भाषा प्रणाली। कौन सी प्रणाली है ये? छठी, भाषा। भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा प्रणाली, इस प्रणाली से पढ़ाने में अध्यापक कथावाचक की सी शैली अपनाता है। भाषा प्रणाली में एक एक शब्द को परखा जाता है। भाव की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण एवं दृष्टांतों द्वारा कविता की भाव को स्पष्ट कर देता है। अध्यापक को इस प्रणाली से पढ़ाने के लिए भाषा पर पूरा अधिकार करना पड़ता है और साहित्य को इस प्रणाली में पढ़ाने के लिए भाषा पर पूरा अधिकार करना पड़ता है और साहित्य ज्ञान भूत विशद होता है। किसी विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कदापि नहीं करना चाहिए। कुछ कक्षाओं के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। इस प्रणाली में अध्यापक ही सक्रिय रहता है, छात्र बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। नंबर 7, तुलना प्रणाली। तुलना प्रणाली, इस प्रणाली में अध्यापक कविता से मिलती जुलती कविताएं छात्रों के समक्ष रखता है, जिससे प्रस्तुत कविता का भाव हृदयंगम करने में सफलता मिलती है। इसके लिए अध्यापक को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और साथ उसे साहित्य का विशद ज्ञान भी होना चाहिए। इस प्रणाली में संभाव्य कविताओं को सामने रखकर उन्हें तुलना की जाती है। इस प्रकार तुलना प्रणाली में छात्रों की रुचियों को जागृत करना सरल हो जाता है। संभाव्य कविताओं की तुलना द्वारा काव्यगत सौंदर्य को निखारना और कविता अशिक्षण करना मध्य और उच्च स्तर ही उपयोगी होगा। नंबर 8, समीक्षा प्रणाली। नंबर 8, समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली में क्या है? जो ऊपर दी हुई हमने प्रणाली है उनके अलावा समीक्षा प्रणाली भी काव्य शिक्षण की एक प्रणाली है, जिसमें साहित्य लोचन के सिद्धांतों से छात्रों का परिचय कराया जाता है और उन्हें सहायक पुस्तकों की सूची बताकर उचित मार्गदर्शन प्रदान कर दिया जाता है। उसके पश्चात छात्र स्वयं कविता की भाषा, विषय आदि की समीक्षा करते हैं और तदर्थ केंद्रीय भाव को ग्रहण करते हैं। कक्षा में समीक्षा करते समय प्रश्नोत्तर का सहारा लिया जाता है और समान भाव की कविताओं से तुलना भी की जा सकती है। यह प्रणाली प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अनुकूल है, क्योंकि छात्रों का परिचय आलोचना के सिद्धांतों से नहीं रहता है। उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली से अध्ययन किया जा सकता है। ये थी हमारी 8वीं प्रणाली और कल हम जो शुरू करेंगे नया टॉपिक करेंगे इसी लेसन 8 में ही संस्कृत कविता के संबंध में कुछ सुझाव। आज के लिए इतना ही बहुत। दैट्स ऑल। नमस्ते।